Hello students, welcome to my YouTube channel English. I am Nal sir. Today I am going to teach you past indefinite tense. Past tense का पहला काइंड है past indefinite tense. इसे सिंपल पास्ट भी कहा जाता है. पास्ट का मतलब ही होता है भूत, यानी बीती हुई घटनाओं का बोध कराने वाला वर्ब जो है पास्ट इंडिफिनिट कहलाता है. वैसी क्रियाएं जो पास्ट में घटित हुई हो उसको हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं. यही इसका सेंस कह रहा है, यही इसका भाव कह रहा है कि जो क्रिया पास्ट में घटित हुई हो, यानी पास्ट में घटित होने का बोध करा देता हो, वह सेंटेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट में समझा जाता है. और इसको हम पहचान के कुछ भी नियम है, इसको हम पहचान के नियम से भी इस प्रकार समझेंगे कि पहचान का इसका नियम है कि प्रायः हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके या ई, ये, ता था, ती थी, ते थे, दीर्घई, दीर्घई दी, की, खा, आ, इटीसी लगा रहता है तो हम समझ लेते हैं कि यह पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है. यह इसकी पहचान हुआ. और इसका भाव है, इसका फीलिंग है कि हम जो क्रिया पास्ट में घटित हुई हो उसको हम पास्ट इंडिफिनिट समझते हैं. तो दोनों के माध्यम से अगर आप समझ लेते हैं कि यह पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है तो हम उसको कैसे बनाएंगे. सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए. अंग्रेज भारत में राज करते थे. राज करते थे क्या है? क्रिया है. इसके अंत में है ते थे. ते थे है तो समझ लेंगे पास्ट इंडिफिनिट है. दूसरा एग्जांपल, आप लोगों ने गरीबों की मदद की. मदद की क्रिया है. मदद कर चुके या मदद की, दोनों क्रिया है. और मदद की भी हो सकता है और मदद कर चुके भी होता है. इसमें अंत में क्या है? की. इसके अंत में क्या है? चुके. तो हम समझ लें ये पास्ट इंडिफिनिट है. उसने भ्राता जी को पत्र लिखा. इसमें चुका चुकी या नहीं है, लिखा, यानी खा है, यहाँ क्रिया है यहाँ, और इसके अंत में खा है, यानी यह पास्ट में घटित हुई घटना का वर्णन करता है. अतः इसे भी हम पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस समझते हैं. पास्ट इंडिफिनिट को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं. वे लोग सासाराम गए, यहाँ क्रिया है जाना, गए यानी इसके अंत में ही है. अतः इसके हम पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य समझते हैं. 5 एग्जांपल देखिए. मेरा मित्र मेरे पास आया. तो यहाँ पर आया क्रिया है, इस क्रिया के अंत में या है तो आप समझ लेंगे कि हम यह पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है. इसे हम समझते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है. अब इसे हम कैसे बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर है. अब इसकी जैसा आसान शायद ही कोई सेंटेंस होगा. बहुत कम ऐसा सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट के जैसा जो इतना आसान हो. आप बिल्कुल घबराइए मत. किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, हम दूसरा रूप ही लिखेंगे. वर्ब का, मेन वर्ब का क्या लिखेंगे? दूसरा रूप. आप देखेंगे कि V1, V2, V3, V4, V5. V1 को प्रेजेंट कहा जाता है, V2 को पास्ट कहा जाता है, V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है और V5 को प्रेजेंट कहा जाता है. यानी V1 और V5 को प्रेजेंट कहा जाता है, जिसका प्रयोग मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में या सिंपल सेंटेंस में बताया हूं. और V2 का प्रयोग केवल पास्ट इंडिफिनिट में किया जाता है. यही केवल V2 यानी पास्ट का हम प्रयोग केवल पास्ट इंडिफिनिट में यानी सिंपल पास्ट में हम प्रयोग करेंगे. एग्जांपल नंबर 1, अंग्रेज भारत में राज करते थे. इसमें राज करते थे, कौन राज करते थे? तो अंग्रेज. यहाँ अंग्रेज सब्जेक्ट हुआ क्योंकि क्रिया के साथ हम कौन जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है. तो इसमें अंग्रेज क्या है? सब्जेक्ट है. तो अंग्रेज के पहले हम दी का प्रयोग करेंगे, इसलिए पहले लिख देते हैं दी इंग्लिश. दी इंग्लिश. हम
कभी कभी द कहते हैं, कभी कभी दी कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी शब्द का फर्स्ट लेटर वॉवेल साउंड से स्टार्टिंग होता है, वॉवेल साउंड यानी वॉवेल साउंड से स्टार्टिंग होता है, तो उसके पहले जब हम THE लगाते हैं तो उसको कहते हैं टी। अगर वही कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू किया जाता है किसी शब्द को, अगर इसके बाद यह शब्द जो है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता, यानी व्यंजन से शुरू होता, यानी कॉन्सोनेंट साउंड उसको कहते हैं, तब उसको कहते द। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का फर्स्ट लेटर वॉयल है और इसका साउंड भी वॉयल साउंड, वॉयल की तरह ही प्रोनाउंसिएशन होता है, अतः इसको हम कहेंगे दी इंग्लिश राज करते थे। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या है? V2, राज करना का रीन होता है, रीन का दूसरा रूप रीड, REIGNED, रीन। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि क्रिया के साथ अगर हम क्या जोड़ते हैं और किसे जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या करते थे? नहीं। कौन क्या करते थे? किसे करते थे? यहाँ नहीं हुआ। अब क्या लिखेंगे हम? अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या है? भारत में, तो इन इंडिया, रेंड इन इंडिया। इंडिया को मैंने कैपिटल से लिखा है क्योंकि कोई भी प्रॉपर नाउन होता है उसे कैपिटल से लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो या सेंटेंस के अंत में हो। दूसरा, यह लैंग्वेज का नाम है इसलिए दी का प्रयोग किए हैं, और अंग्रेज लोगों को कहा जाता है द अंग्रेज, यानी अंग्रेज लोग। यहाँ इसको हमने कैपिटल से लिखा है। दूसरा एग्जांपल, आप लोगों ने गरीबों की मदद की या मदद कर चुके, मदद की या मदद कर चुके, दोनों तरह से हो तो हम समझ लेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट है। तो इसमें कौन मदद की या कौन मदद कर चुके? तो आप लोग की अंग्रेजी क्या होगा? यू आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरा रूप लिखते हैं मेन वर्ब का, तो इसमें मदद करना हुआ। मदद करना का इंग्लिश क्या होता है? हेल्प। हेल्प का दूसरा रूप क्या होता है? हेल्प्ड। हेल्प्ड। इसके बाद मदद की, किसे मदद की? किसे जोड़ते हैं या क्या जोड़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। तो किसे मदद की? गरीबों की, तो हम लिख देंगे द पुअर। द पुअर। एक और बात जानिए, किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर दी का प्रयोग करते हैं तो उसे एज ए होल को इंडिकेट करता है। जैसे द पुअर यानी गरीब लोग, यानी गरीबों को, गरीब लोग। द रिच माने धनी लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग। तो यहाँ पर द पुअर यानी गरीबों, यानी गरीब लोगों की। तो यू हेल्प द पुअर, आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यू हेल्प द पुअर यानी आप लोगों ने गरीबों की मदद की। तीसरा एग्जांपल, उसने अपने भाई को पत्र लिखा। तो इसमें वर्ब कौन है? लिखा। कौन लिखा? तो उसने यहाँ नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट के लिखेंगे हम ही सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? दूसरा रूप, वर्ब का दूसरा रूप लिखा। लिखना की इंग्लिश क्या होता है? राइट। राइट का दूसरा रूप रोट। रोट। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक पत्र भी है और अपने भाई को भी, ये दो ऑब्जेक्ट है। तो क्रिया के साथ हम क्या जोड़ते हैं तो मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्रिया के साथ हम किसे जोड़ते हैं तो मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए लेटर निर्जीव होते हैं वो प्रायः डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, या क्रिया के साथ क्या जोड़ते हैं तो जो शब्द मिलता है वह ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट होता है तो हम डायरेक्ट को अगर क्रिया के बाद लिखते हैं तो इनडायरेक्ट को लिखने के लिए टू का प्रयोग करना जरूरी होता है, इसलिए यहां लिख देंगे टू। क्या लिखेंगे? टू। इसके बाद लिखेंगे अपने भाई।
अपना के इंग्लिश क्या होता है? अपना की इंग्लिश सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें ही है, तो ही का पॉजिटिव केस क्या लिखेंगे? हिज। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर अपना होता है तो सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस अपने के लिए लिखते हैं। कब लिख देंगे? यहाँ पर हिज, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। इस सेंटेंस को हम दो तरह से लिख सकते हैं। अगर आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे क्रिया के जस्ट बाद, तो आपको टू नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे ही रोट हिज ब्रदर ए लेटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ही रोट ए लेटर टू हिज ब्रदर, यहाँ ए लेटर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिज ब्रदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं जब ऑब्जेक्ट का काइंड्स ऑब्जेक्ट की वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया हूं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऑब्जेक्ट की वीडियो में देख लीजिएगा। मैं ऑब्जेक्ट का 6 काइंड्स बताया हूं और 2 पार्ट में पढ़ाया हूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट में हो तो आप ऑब्जेक्ट की वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के देख लेंगे। ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट्स में मैं पढ़ाया हूं। 1 पार्ट्स में 3 काइंड्स पढ़ाया हूं और सेकेंड पार्ट में मैं 3 काइंड्स के विषय में पढ़ा हूं। आप लोग अच्छी तरह से वहां समझ लेंगे। अब चौथा एग्जाम्पल, वे लोग सासाराम गए। तो वे लोग सासाराम गए, कौन? तो वे लोग, तो दे। वे लोग की इंग्लिश क्या हुआ? दे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद V2, यानी जाना का इंग्लिश गो। गो का दूसरा रूप क्या होता है? वेंट। यहाँ हमने लिख दिया वेंट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है सासाराम। तो गो के बाद कभी भी अगर नाउन आता है या प्रोनाउन आता है तो श्योर अनसर्टेन हम टू का प्रयोग करते हैं। अतः वेंट टू सासाराम। सासाराम को कैपिटल से लिखेंगे। क्यों सासाराम को कैपिटल से लिखेंगे? क्योंकि यह टाउन का नाम है। किसी भी प्रॉपर नेम को हम जो है कैपिटल से ही लिखते हैं। और वेंट या कम के बाद कभी भी कोई नाउन आता है तो श्योर अनसर्टेन हम टू का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो इस सेंटेंस में है कि वे लोग सासाराम गए, यानी सासाराम की ओर गए। सासाराम से नहीं, सासाराम की ओर गए। अगर होता कि वे लोग सासाराम से गए, वहां पर सेपरेशन का भाव होता है, अतः वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर सासाराम गए यानी सासाराम की तरफ गए, अतः यहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे। 5 सेंटेंस, मेरा मित्र मेरे पास आया। मेरा मित्र मेरे पास आया, कौन आया? तो मेरा मित्र। मेरा मित्र क्या हुआ? यहाँ सब्जेक्ट हुआ माई फ्रेंड। माई फ्रेंड, सब्जेक्ट में माई फ्रेंड हो गया। इसके बाद दूसरा रूप आना क्रिया है। आना का दूसरा रूप क्या होता है? यानी आना का इंग्लिश कम, और कम का दूसरा रूप होता है केम। केम हो गया। यहाँ केम के बाद देख रहे हैं कि मेरा मित्र है। मेरा मित्र, क्योंकि मेरा मित्र मेरे पास आया, मेरे पास आया, तो यहाँ पर हम मेरे की इंग्लिश क्या लिखेंगे? माई नहीं लिखेंगे। इसको दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि कभी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसको ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाता है। अगर नाउन होता है तो उसके तो रूप में, उसके फॉर्म में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसको ऑब्जेक्टिव केस में समझा जाता है। और कोई भी प्रोनाउन आ जाए, चाहे किसी भी तरह इसका हिंदी हो, हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। अतः यहाँ पर मेरे की अंग्रेजी क्या होता है? माई। लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है हमें, और इसके बाद में हम माई न लिख करके हम लिखेंगे मी। यानी टू के बाद या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन आता है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। अतः यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लिखे हैं। और अभी बताया हूं कि कम और गो के बाद अगर उसकी तरफ जाने का बोध होता है तो हम वहां टू का प्रयोग करते हैं, और सेपरेशन का भाव होता है तो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अतः मेरा मित्र मेरे पास आया, यानी मेरी तरफ आया, मेरे पास आया, इसलिए यहाँ पर हम टू का प्रयोग किए हैं। और टू के बाद मेरे की अंग्रेजी माई न लेकर के हम ऑब्जेक्टिव केस में उसको लिखेंगे, अतः मी लिखे हैं। अब 5 एग्जाम्पल देखिए। मेरे दादाजी पटना में नौकरी करते थे। मेरे दादाजी पटना में नौकरी करते थे, तो इसमें
नौकरी करते थे, इसमें करते थे, कौन करते थे? मेरे दादाजी। मेरे दादाजी सब्जेक्ट हुआ, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर। पास्ट इंडेफिनिट में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, हम दूसरा ही रूप लिखते हैं। अतः करते थे, करना का इंग्लिश क्या होता है? डू, और डू का दूसरा रूप क्या हो जाएगा? डीड। डू का दूसरा रूप डीड। डीड अब क्या करते थे? नौकरी करते थे। तो एक ए जॉब, ए जॉब ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या है? पटना में, तो इन पटना। पटना को भी कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि यह एक शहर का नाम है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, चाहे स्टार्टिंग में लिखा जाए सेंटेंस के, या हम किसी सेंटेंस के अंदर में लिखते हैं। 6 एग्जांपल। मैंने रोटी खाई या मैं रोटी खा चुके, दोनों सेम चीज है, अतः हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। तो मैंने की इंग्लिश क्या हुआ? आई। इसके बाद वर्ब क्या है? खाना। खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट। ईट का दूसरा रूप क्या होता है? एट, ATE, एट। और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? क्या खाई? तो रोटी। रोटी की इंग्लिश हम लिखते हैं, ब्रेड भी लिख सकते हैं, चपाती भी लिख सकते हैं। आपका हो गया ब्रेड, अदर वर्ड इसमें नहीं है। अब आपका 6 एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट, या जिसे सिंपल पास्ट भी कहते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नई वीडियो के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।